Assalamualaikum. My name is Lukman Shabir and you are watching Concept Door. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमें बताया गया है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिकल मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, इससे पहले वाले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था और बाय फार्मूला था। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9। अब ये -9 जब पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमने क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ की तरफ भी देख लेते हैं कि आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस किस्म का होता है। तो वैसे तो हमारे पास इससे पहले भी हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा भी था। तो उसके अंदर हमारे पास क्या था, एक रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का क्या था, ग्राफ था। रियल नंबर जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे, और इमेजिनरी नंबर जो थे वो वाई एक्सिस पे क्या करते थे, लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमारे पास एक्स का एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है, 2 होता है ना। तो इट्स में कि एक्स की हमें क्या मिलनी थी, दो वैल्यूज़ मिलनी है। जैसे हमारे पास -3 हो और +3 हो, जैसे हमारे पास क्या हो, -3, लेट से हमारे पास यहाँ पे -3 मौजूद हो और यहाँ पे हमारे पास क्या हो, +3, दो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। तो एक लाइन के अंदर हमने दो वैल्यूज़ को क्या करना है, इकट्ठा करना होता है। तो उसके लिए हमने हमारे पास जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, वो यू शेप का, या उसे पैराबोलिक शेप, या हम कह सकते हैं कर्व भी कह सकते हैं। हमारे पास जो ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो इस तरह के होते हैं। अभी फिलहाल हम +3 -3 को रहने देते हैं। तो या वो इस शेप के, ये कौन सी शेप है, यू शेप है। ये कौन सी शेप है, यू शेप, या इसे पैराबोलिक शेप भी कह सकते हैं। पैराबोलिक शेप भी हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ग्राफ। हमारे पास जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ, या इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट से। अब जो हमारे पास ग्राफ है, ये आप इसको उठा के इधर आधा एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है, आधा पॉजिटिव साइड पे भी हो, किसी तरीके से भी हमारे पास क्या हो सकता है, हो सकता है। अब ऐसा पॉइंट जिसमें हमारे पास क्या हो, एक्स एक्सिस पे क्या हो, लाइन इंटरसेप्ट करे, ठीक है, या ज्वाइन करे। ये वाले जो पॉइंट हैं, ये क्या है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हमारे एक ये कहलाते हैं रूट्स। ये क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूट्स। या फिर हम इन्हें आंसर भी कह सकते हैं। जो हमने पहले भी जो हमने क्वेश्चन हल किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, एक्स की वैल्यूज आ रही थी ना, एक्स की क्या आ रही थी, दो वैल्यूज आ रही थी। हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक्स की वैल्यूज, इधर भी हमारे पास एक्स की ही, इस रूट पे जाहिर है एक्स की ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इस लाइन पे क्या हो जाता है, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर क्या हो, इंटरसेक्ट करे या ज्वाइन करे, किसको, जो लाइन, ये वाली जो लाइन है जब जो ज्वाइन करती है एक्स एक्सिस पे, तो वो पॉइंट हमें क्या, हमारा क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे पास रूट्स कहलाता है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन। इधर यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक ही पॉइंट क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, लेकिन हमारे पास फिर भी x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी। बेशक सेम ही हो, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, 2 ही वैल्यूज़ लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास x का एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है, 2 होता है। तो वो जब हम क्वेश्चन हल करेंगे उसमें भी हमें पता चल जाएगा। तो इसके अलावा इस ग्राफ के अंदर क्या बताना था, हाँ, ये जो पॉइंट होता है जहाँ से वापस ग्राफ ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं।
तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम दोबारा रीड कर देते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिकल मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड भी है। तो चलें इसके सोल्यूशन के अंदर अगर जाएं, सबसे पहले क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x -9 इस साइड आके क्या हो गया +9 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे लेट करेंगे। अब क्या करेंगे लेट, क्योंकि हमें y की वैल्यूज भी क्या है चाहिए। तो लेट हम करते हैं y की वैल्यूज भी क्या है हमें चाहिए। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है y किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब हमने एक चीज देखनी है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 हो, लेट से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो 1 हो, तब हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह अगर x की वैल्यू 2 हो तब हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी। जब अब हम हल करेंगे x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है तो y की वैल्यू जो भी है फॉर एग्जांपल 3 है, तो हम क्या करेंगे 1 और 3 इन दोनों को क्या करेंगे आपस में, हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 हो जाती है तो उसकी केस में हमारे पास दूसरा पॉइंट किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसी तरह हम आगे चलते जाएं जहाँ तक भी हम चलते जाएं तो हमारे पास एक सीक्वेंस से हमारे पास एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी हमें ग्राफ की क्या मिलेगी लाइन मिलेगी, जो क्या होगी एक इस U शेप में हमारे पास क्या होगी मौजूद होगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा कि हम x इज इक्वल टू 1 लेंगे तब हमारे पास y की कोई वैल्यू मिलेगी, इसी तरह x इज इक्वल टू 2 लेंगे तब हमारे पास और कुछ y की वैल्यू, तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। क्या पता हम हज़ारों के हिसाब से वैल्यूज़ लेना शुरू कर दें तो हमारे पास एक आंसर ना आए, क्योंकि हमें क्या चाहिए y इज इक्वल टू 0 चाहिए होता है। क्योंकि जब हमारे पास y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब हमारे पास x की कोई वैल्यू मिलेगी, x की क्या मिलेगी हमारे पास वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, उसके लिए हमारे पास क्या है एक टेक्निक है जिसमें हम क्या फाइंड कर सकते हैं वर्टेक्स को हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास वर्टेक्स मिल गया, अगर हमें क्या मिल गया वर्टेक्स मिल गया, उस वजह से हमें क्या मिल जाएगा एक आसानी, एक क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी कि हम दोनों तरफ पे एक हाईएस्ट वैल्यू ले सकते हैं एक लोएस्ट वैल्यू ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरेक्टली यहाँ से ग्राफ को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे ग्राफ को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। इस वजह से हमारे लिए आसानी इस केस में हो जाती है कि हमें एक तो पता चल जाएगा लोकेशन के ग्राफ के अंदर वर्टेक्स किस जगह पे मौजूद है। जब वर्टेक्स का पता चल गया उसके फॉर एग्जाम्पल नीचे यहाँ पे वर्टेक्स कहीं पे भी मौजूद है, तो उस वजह से हमें पता चल जाएगा। अब हमने थोड़ा सा डिजिट्स को आगे पीछे करना है जिस वजह से हम क्या कर सकेंगे x तक क्या करेंगे पहुंच सकेंगे, x तक क्या करेंगे पहुंच सकेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्टेक्स ऊपर की तरफ यहाँ पे मौजूद हो और हम x की वैल्यूज ढूंढना शुरू कर दें तो ये तो फिर हमें पूरी जिंदगी नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से ये आसानी होती है, वर्टेक्स अगर मिल जाए हमें तो हमारे लिए ग्राफ को ड्रा करना क्या हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वर्टेक्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है x इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 2a। इससे हमें क्या मिलेगा x की कोई वैल्यू मिलेगी, x की क्या मिलेगी वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को हम y के साथ कंपेयर करेंगे तो y की भी वैल्यू मिलेगी, तो जिस वजह से हमें क्या मिल जाएगा वर्टेक्स। जब x और y की वैल्यू मिल गई दोनों तो हम बता दें ग्राफ के अंदर वर्टेक्स इस जगह पे मौजूद है। तो चलिए अभी आप देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। अब देखें x इज इक्वल टू -b हमारे पास क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वही वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे पास b हमारे पास यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास क्या है x स्क्वायर के पीछे क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1। तो x की हमें क्या वैल्यू मिली -6 डिवाइडेड बाय 2,
विच इज इक्वल टू क्या हो गया -3। x की हमारे पास वैल्यू क्या मिली है हमें -3। अब हम इस x की वैल्यू को x इज इक्वल टू -3 को हम किस में पुट कर दें, इक्वेशन 1 के अंदर, बल्कि इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं। इक्वेशन 1 के अगर हम पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो चले आप देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है -3 है, तो क्या हो जाएगा -3 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, +6 x की जगह हम क्या डालेंगे -3 डालेंगे, +9 y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 3 जार 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 3 जार 18 +9 y इज इक्वल टू क्या हुआ 9 + 9 कितना होता है 18, 18 माइनस 18 y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चली होगी, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास वर्टेक्स किस जगह पे है। यहाँ पे अगर वैसे चले अगर ड्रा भी करके देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और ग्राफ को ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखा जाए तो हमारे पास x इज इक्वल टू जब क्या हो -3 हो, तब y इज इक्वल टू क्या होगा 0, तब y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो चले अगर हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे क्या है y एक्सिस है, इस साइड पॉजिटिव साइड होती है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइड, यहाँ हम -1 -2 -3, x हमारे पास क्या है -3 के इक्वल है और y किसके इक्वल है 0। इट्स मीन कि हमारे पास वर्टेक्स किस जगह पे आ रहा है, वर्टेक्स डायरेक्टली लाई कर रहा है किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। यही हमारे पास एक रूट भी है, हमारे पास क्या है रूट। यहाँ पे हमारे पास आंसर मिल गया है हमें ग्राफ का कि हमारे पास क्या है वर्टेक्स अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो इट्स मीन कि ग्राफ किधर से, यहाँ से ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा ऊपर की तरफ क्या होगा ग्राफ बनेगा। तो ये हो ही नहीं सकता कि और कोई वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू 0 हो सके, क्योंकि वो तो गया ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो हमारे पास रूट भी क्या बनेगा, हमारे पास -3 ही बनेगा। ये हम फैक्टराइजेशन मेथड जब हम आगे करेंगे तो उसमें भी हमें डायरेक्टली पता भी चल जाएगा कि हमारे पास x की जो दो वैल्यूज मिलेंगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी -3 ही होंगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक तरीके से आंसर तो मिल चुका है, क्या हुआ आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ी सी वैल्यूज ले लेते हैं ताकि हमें क्या पता चल जाए कि आया ग्राफ यू शेप में बनता है या नहीं बनता। तो चले देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम ड्रा भी कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम x एक्सिस ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं y एक्सिस। हमारे पास जब x की वैल्यू क्या थी -3 थी, x की वैल्यू इसको सेंटर में इस वजह से लिख रहे हैं ताकि एक तरफ भी जाए दूसरी तरफ भी, ताकि हमारे पास यू शेप के अंदर क्या हो ग्राफ भी मिले। जब x की वैल्यू क्या थी -3 थी, तब y की वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब हम यहाँ से आगे की तरफ भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल -3 के बाद क्या आता है -4 -5, इसी तरह -3 से पीछे -2 और -1। इनकी वैल्यूज भी हम पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो चलें आगे, इधर से मैं मिटा देता हूँ या आप साथ साथ लिखते भी जाएं। अभी यहीं पे देखते हैं, अब हम क्या करते हैं पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू -1।
x इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, -1 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर क्या करते हैं, x को क्या करते हैं, -1 पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, x की y इज इक्वल टू x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9। y इज इक्वल टू क्या आया, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6 प्लस 9। तो y इज इक्वल टू 1, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 में से -6 गया तो हमारे पास क्या बना, 4 मिला। तो इट्स मीन कि -1 की वजह से हमारे पास x की y की वैल्यू क्या आई, 4 आई। इसी तरह आगे हम चेक करते हैं, x की वैल्यू -1 के बजाय अब क्या पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं। तब हमारे पास क्या आएगा, चले एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या डालेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 9। ये किसकी वैल्यू है, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हो गया, प्लस माइनस -6 2 जार 12 प्लस 9। y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 करें, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 में से 12 गया, कितना बच गया 1 बच गया, 13 बढ़ गया तो +1 मिलेगा। तो इट्स मीन के जब x की वैल्यू -2 थी तब y की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। इसी तरह अब हम क्या पुट करते हैं, -4 भी पुट करके चेक करते हैं, -4 को भी पुट करके चेक करते हैं। अब आगे हमारे पास x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 9। y इज इक्वल टू क्या हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस माइनस -6 4 जार 24 प्लस 9। 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 माइनस 24 कितना हुआ 1, 25 माइनस 24 कितना हो गया 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा +1 मिला हमें। जब हमारे पास x की वैल्यू -4 थी, x की वैल्यू -4 थी तब y की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। अब हम चेक करते हैं x की वैल्यू -5। x की वैल्यू हम क्या करते हैं -5 पुट करके चेक करते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 प्लस 9। y इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस -6 5 30 प्लस 9। तो y इज इक्वल टू 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, 25 प्लस 9 34, 34 में से -30 गया तो कितना बचा +4 बच गया। तो ये आगे हमारे पास हमने कुछ वैल्यूज़ चेक कर दी हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ के अंदर भी डाल के देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखें अब x की वैल्यू जब -3 तो हमारे पास y की वैल्यू क्या थी 0, तो हमारे पास ये जगह आ गई। अब उसके बाद -2, x की वैल्यू क्या हो -2, x की वैल्यू क्या हो -2। यहाँ पे हम -1 -2 -3 -4 तक जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम -4 -5 -6 -7 तक भी चले जाते हैं। यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी जगह खराब होगी। तो जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है -4 है, x की वैल्यू क्या है -4, इट्स मीन कि यहाँ x की वैल्यू ये -4, तब हमारे पास y की वैल्यू क्या है +1, y की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है सॉरी यहाँ ऊपर की तरफ प्लस में होते हैं, नीचे की तरफ क्या होते हैं नेगेटिव साइन होते हैं। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हम इनको मिलाएं तो हमारे पास क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा पॉइंट मिलेगा। दोनों पॉइंट क्या है, इसको ऊपर की तरफ जाए ये इधर आए तो हमारे पास कौन सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब इसी तरह x की वैल्यू अगर क्या हो -5, x की वैल्यू क्या हो -5, तब y की वैल्यू क्या हो रही है 4, तो -5 और 4 तकरीबन इस जगह पे आगे क्या हो रहे हैं आपस में मिल रहे हैं, इस जगह पे आपस में क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं।
बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं क्योंकि हमारे पास लाइन इधर जो है फासला क्या है, थोड़ा है, और यहाँ पे फासला क्या है, ज़्यादा है। लेकिन आप जब ग्राफ पेपर के ऊपर या कॉपी के ऊपर लिखोगे तो आपने बिल्कुल आपस में क्या करने हैं, फासले बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए x की वैल्यू क्या है -2, x की वैल्यू क्या है -2, तब y की वैल्यू क्या है 1। तो -2 और 1 को आपस में मिलाए तो तकरीबन ये इस पॉइंट में, ये ऊपर की तरफ जाए तो ये इसकी तरफ, तो ये हमारे पास क्या आएगा -2। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो और y की वैल्यू क्या है 4 है, -1 और 4, ये तकरीबन इस जगह पे। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम लाइंस को आपस में इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या मिलेगा। हमें क्या मिला, एक यू शेप मिली था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमने ग्राफ को ड्रा किया और हमने बताया। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर हमारे पास आया है -3। हमारे पास ग्राफ जो x एक्सिस पे जब y की वैल्यू क्या हुई 0, तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके चेक करते हैं। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमने ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना है और फैक्टराइजिंग मेथड से भी सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से तो हमने सॉल्व कर दिया, अब फैक्टराइजिंग मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं दोनों के आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, x² + 6x - 9 जब पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा, +9 = 0। सबसे पहले क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा गया है ना, ax² + bx + c = 0। तो अब हम क्या करेंगे, ax को हमने c के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को मल्टीप्लाई x² करेंगे तो क्या आएगा, 9x² आएगा। अब हमने क्या करना है, दो ऐसी वैल्यूज़ लानी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास क्या आए, 9x² आए, और उन्हीं दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, 6x आए। क्या आए हमारे पास, 6x आए। यह हमने क्वेश्चन पहले पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत डिटेल में किए हैं। तो हमारे पास कौन सा है, 9x के, हमने x के क्या करने हैं, हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं, 9 के क्या करने हैं, हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या आएगा 9, 3 + 3 करें तो हमारे पास क्या आएगा 6। इट्स मीन तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 3x और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3x। इसी तरह हम यही ऊपर वाले 3x और 3x को हम यहाँ पे ले आए, 3x को मल्टीप्लाई 3x किया 9x² आ गया, 3x को प्लस करें 3x के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 6x आ जाएगा। तो चले अब हमें मिल गए हैं फैक्टर्स, तो हम लिख सकते हैं x² + 3x + 3x। अब यहाँ पे देखा जाए 3x + 3x क्या होता है, 6x ही होता है। हमने सिर्फ क्या किया है, 6x को खोल के लिखा है, +9 = 0। तो अब क्या करेंगे, हम दो के क्या करेंगे, हम कॉमन लेके देखेंगे। तो x हमने कॉमन, इसमें x² + 3x में क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है। तो हमें क्या मिलेगा, x + 3 + 3x + 9 में क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है। तो हमें क्या मिलेगा, x + 3 × 3 = 9 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x + 3 है और यहाँ भी क्या है, x + 3 है। तो हम दोनों कॉमन ले सकते हैं ना, x + 3 कॉमन ले सकते हैं ना। तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे क्या बचा, 3 है, 3 बच गया, x + 3 = 0। तो अब हम इन्हें खोल के लिखें, x + 3 = 0, इसी तरह x + 3 = 0। तो x किसके इक्वल होगा, x = -3, यहाँ पे भी x = -3। x की हमारे पास क्या बनी, दो वैल्यूज़ -3 और -3। तो ये वाली आया, हमने ठीक किया है। यहाँ पे हमें ग्राफ में भी है -3 ही मिला है ना, लेकिन हमने क्या कहा, दो वैल्यूज़ मिलनी थी, हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। तो ग्राफिकल मेथड में भी हमारे पास -3 मिला, जो क्या किया है, यहाँ पे x एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पे क्या करे, लाई करे, वही क्या कहलाता था हमारे पास, हमने क्या कहा था, रूट है, और वही हमारे पास क्या होता है, आंसर भी होता है। तो यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
उसके अंदर बताया हुआ है ग्राफ द फंक्शन। हमने इसमें भी फंक्शन को क्या करना है, ग्राफ में ड्रा करना है। और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिया हुआ है। और साथ में उन्होंने कहा है कि आपने वेरीफाई करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। पहले ग्राफ ड्रा करना है और उसको भी क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वेरीफाई भी करना है। तो चलें अब हम ग्राफ की तरफ भी जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वर्टेक्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कहा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। y को डायरेक्टली हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो चलें वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए क्या करना था, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। तो चलें अब हम क्या करते हैं, माइनस b हमारे पास क्या है, 2 है, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 ही लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या मिली, -1। x की वैल्यू हमें क्या मिली है, -1। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो चलें अब पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या डालेंगे, -1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। आगे क्या है, प्लस डाला 2। एक्स की जगह हम क्या डालेंगे, -1। हम यहाँ पे -1 लिख देते हैं, प्लस 4। y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस माइनस -2 प्लस 4। y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 + 1 5 में से -2 गया, कितना हो बच गया 3। y की वैल्यू क्या हुई, 3 मिल गई। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू क्या है, 3 है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। ये हमने फाइंड कर दी क्या, वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल आप ग्राफ भी ड्रा करके चेक करते हैं, वर्टेक्स को हम बताते हैं किस जगह पे मौजूद है। जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, -1, यह आ गया फॉर एग्जांपल -1, हम यहाँ पे बता देते हैं इस मार्कर से, यहाँ पे क्या है, -1। इसी तरह हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे +1 +2 +3 तो इट्स मीन कि हमारे पास वर्टेक्स क्या बना है, इस पॉइंट पे, तकरीबन क्या हुआ, इस पॉइंट पे यहाँ पे आया। ये देखो अब ग्राफ क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू तो मिलेगी ही नहीं। क्या होगा, x के ऊपर कोई लाइन ही नहीं आएगी। तो अगर हम दूसरे तरीके से जिसमें हम वर्टेक्स को फाइंड ना करते तो हम तो x की वैल्यू ही ढूंढते जाते, क्या होता, हम बेशक जितनी मर्जी वैल्यू ढूंढते हैं हमारे पास नीचे तो उसने आना ही नहीं था। तो यहाँ से वर्टेक्स का एक फ़ायदा तो यही होता है कि हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे की तरफ जाना है। अब एक और चीज़ आपको बतानी याद नहीं रही कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तब हमारे पास जो ये वाला जो यू शेप या हमारे पास इसे पैराबोलिक कह सकते हैं, उसका जो मुंह होगा उसकी ओपनिंग क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। यहाँ से क्या होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तब उसकी ओपनिंग क्या होगी, नीचे की तरफ। तब उस केस में अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर की यहाँ पे क्या होती, अगर -x² होता या -2x² होता, उसके नतीजे में हमारे पास कोई आंसर आया होता तो हम
हम कहते हैं यहाँ पे वर्टेक्स है, तो अब क्या होगा, यहाँ से नीचे की तरफ हम जाके x की वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। या हम एक और तरीका भी कह सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तब भी हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग ऊपर की तरफ ही होती है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आप जिस हिसाब से आपके जहन में बैठे तो उसी तरीके से आप क्या कर लें, तैयार कर लें। तो अब यहाँ पे हमारे पास मिल गया क्या, वर्टेक्स मिल गया। तो चलें अब हम बाकी वैल्यूज़ इसके आसपास की भी ढूंढते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं। तो चलें अब हम x की वैल्यू को करते हैं -1। अब -1 के बाद हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। -1 के बाद आगे अगर हम जाएं तो 0 पुट कर सकते हैं और हम आगे क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट करते हैं, 0 और 1। इसी तरह पीछे की तरफ जाएं तो -2 और -3। अब इन पे पुट करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आंसर आते हैं। तो चलें पहले 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा। तो चलें आप खुद भी किया करें साथ साथ। x = 0 हो हमारे पास तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर y = x स्क्वायर की जगह क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 + 4। y = 0 + 0 + 4। y की वैल्यू हमें क्या मिली, 4। जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू क्या हुई, 4। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब हम क्या पुट करते हैं, 1 को पुट करके चेक करते हैं। 1 को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अब x = 1 अगर पुट करें तब हमारे पास x स्क्वायर की जगह क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 4। 1 का स्क्वायर 1 + 2 + 4। 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे क्या आएगा, 7। जब x की वैल्यू 1 थी तब y की वैल्यू क्या है, 7 है। अब इसी तरह x की वैल्यू -2 भी पुट करके चेक करते हैं। x की वैल्यू -2 अगर हम पुट करें तब हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -2 प्लस 2 × -2 + 4। तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, -2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस माइनस -2 × 2 = 4 + 4। ये -4 + 4 कट गया तो y की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 4 लिखते हैं। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, x की वैल्यू -3 पुट करके चेक करते हैं तब y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, आगे -3 पुट करते हैं। x की वैल्यू -3 पुट करें, चलेंगे आप खुद भी करते जाएं। -3 का स्क्वायर प्लस 2 × -3 + 4। तब 3 × 3 = 9 प्लस माइनस -3 × 2 = 6 + 4। तो 9, 4, 13, 13 में से 6 गया, हमारे पास कितना बच गया, 7। 13 में से 6 गया तो कितने बचे हमारे पास, 4, 5, 6, 7 बच गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 लिखते हैं। तो चलें अब हम ग्राफ भी ड्रा करके चेक करते हैं। x की वैल्यू -3 तक गई है, -1 -2 -3। इसी तरह आगे की तरफ कहाँ तक गई है, 1 तक x की वैल्यू गई है। तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आगे क्या, +1। अब y की वैल्यू हमारे पास +7 तक गई है। 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ तक आ गई है हमारे पास। +7 बीच में गैप मैंने बराबर नहीं किए हुए तो आपने बिल्कुल बराबर रखने हैं। तो चलें अब हमारे पास अगर x की वैल्यू क्या हो, -3 हो तब y की वैल्यू क्या है, 7। यहाँ पे -3 और यहाँ पे ऊपर क्या है, 7। तो ये तकरीबन इस पॉइंट पे क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 हो तब y की वैल्यू क्या है, +4। -2 यहाँ पे है और +4 यहाँ पे, तकरीबन ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपस में मिल रहा है। इसी तरह x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। तो ये -1 आ गया और ये 3, ये ऑलरेडी हमने वर्टेक्स को लिखा हुआ था।
अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 4 है, तो y की वैल्यू क्या है 4 है, तो डायरेक्टली क्या होगा इस लाइन के ऊपर हमें क्या होगी वैल्यू मिलेगी। अब हमारे पास क्या है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 7 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है 7। तो हम अगर जाएं ऊपर तो ये तकरीबन इस पॉइंट में क्या हो रहा है आपस में मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं ये 7 तकरीबन इस जगह पे आ रहा था इसके बराबर। तो चलें अब हम ज्वाइन करके देखते हैं। तो ये हमें क्या मिली एक यू शेप मिल गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड से हमने क्या किया ड्रा करके आपको बताया। अब इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वेरीफाई करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आया हमने ग्राफ सही ड्रा किया हुआ है या नहीं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर हमारे पास जो स्टेप थे उसको हम क्या करते हैं रिवाइज करते हैं। आपको अभी तक आई होप याद भी होंगे। पहला स्टेप क्या था, हमने क्या करना था स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना था, इक्वेशन को क्या करना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना था। चलें अब इक्वेशन को हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब y तो हमारे पास क्या हो गया ख़त्म। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना था 1 करना था, यूनिटी करना था। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यूनिटी है। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना था हमारे पास c जो था उसको कांस्टेंट को हमने इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना था। तो चलें अब कांस्टेंट को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। +4 दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया -4 हो गया, +4 दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया -4 हो गया। अब चौथे स्टेप के अंदर क्या करना था हमने ऐड करना था। हमने क्या करना था ऐड करना था 1 डिवाइडेड बाई 2 कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है 2, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, उसके क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये एक तरफ नहीं करेंगे बल्कि दोनों तरफ, एक तरफ तो वैसे भी नहीं होता मैथ के रूल्स के ही खिलाफ है। +1 डिवाइडेड बाई 2 कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है 2 है तो 2 लिखा, उसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ ये 2 कट गया, यहाँ भी ये 2 क्या हो गया कट गया। तो हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर -4 प्लस 1 का स्क्वायर हम डायरेक्टली 1 ही लिख देते हैं इस साइड। यहाँ पे हमें क्या मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अब हमने बिल्कुल ठीक किया हुआ है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी यही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1 कितना हो गया -3। -4 को 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब हमने क्या करना है स्क्वायर को क्या करना है ख़त्म करना। उसके लिए क्या करेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट आ जाएगी, अंडर रूट इसके ऊपर भी हो गया तो हमें क्या मिला x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -3। ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला x प्लस 1 इज इक्वल टू -3। अब अंडर रूट -3 आपको पता है यहाँ पे क्या होगा 3 का क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है आयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है आयोटा। अब यहाँ पे देखो ना हमारे पास किस फॉर्म में आया है क्वेश्चन, यहाँ पे आया था -1 और ये y एक्सिस वाली लाइन कौन सी होती है इमेजिनरी लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है इमेजिनरी। और यहाँ पे क्या है -3 के ऊपर ही मौजूद है। इट्स मीन कि हमारे पास आंसर बिल्कुल तकरीबन ठीक जा रहे हैं। तो क्या होगा अब हम आगे करें तो x की वैल्यू क्या आई है x की वैल्यू +1 इस साइड चला गया तो क्या हो गया -1 ठीक है प्लस अंडर रूट 3 आयोटा -1 प्लस अंडर रूट 3
आयोटा। तो यहाँ पे आप देखें -1 यहाँ पे मौजूद है बिल्कुल, और यहाँ पे आपको पता है इमेजिनरी नंबर अंडर रूट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर अंडर रूट -3 ही होता है ना, अंडर रूट -3 ही होता है। तो मैंने आयोटा भी लिख दिया, तो आयोटा से भी आप वैसे भी आप वाकिफ हो गए हो, तो ये वाले क्वेश्चन आपने इससे पहले काफ़ी टाइम कर भी दिए हैं। तो ग्राफ के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे हमारे पास आया है ना, ये आ गया -1 और यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट -3 आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर। वैसे ये वाले क्वेश्चन भी हमें जब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस भी आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगी, दो वैल्यूज ही मिलेंगी। तो x की क्या मिलेगी, एक -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, एक मिलेगी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है एक्सप्लेन ईच टर्म। हमने कौन कौन सी टर्म को एक्सप्लेन करना है, सोल्यूशन को, रूट्स को, जीरोस ऑफ फंक्शन और एक्स इंटरसेप्ट। ये टर्म्स एक किस्म की ये समझ ले कि बिल्कुल सेम है, इनकी डिफिनेशन भी क्या है, बिल्कुल सेम है। बस इनको क्या किया जाता है, किसी जगह पे सॉल्यूशन कहा जाता है, किसी जगह पे रूट्स कहा जाता है, किसी जगह पे उसी को जीरोस ऑफ फंक्शन कहा जाता है और किसी जगह पे उसी को एक्स इंटरसेप्ट भी कहा जाता है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ अगर जाए, सॉल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन बिकम ट्रू सेंटेंस। ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, उसकी वैल्यू जो हो वो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या करे, उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। जैसा कि हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उस वजह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही टर्म में हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यूज को ले रहे होते हैं। वरना हम सॉल्यूशन के अंदर जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा भी तमाम के तमाम जो हमारे पास इस किस्म की वेरिएबल के अंदर, अगर हमारे पास ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0 है, इसको जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, जिस मेथड से भी किया, तो हमारे पास x की वैल्यू -2 और -3 आई। ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा कर दिए। अगर हम ये -2 को दोबारा क्या करें, इस x के अंदर क्या करें, पुट करें, तो हमारे पास आंसर अगर 0 आए, क्या आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो हम कह सकेंगे ये -2 और -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 = 0। ये -2 और -3 क्या है, इसके सॉल्यूशन है। तो चले अगर हम चेक भी कर लेते हैं, एक आध करके चेक कर लेते हैं कि -2 है, इसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर पुट करें, -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6 = 0। यह हो जाएगा 4 - 5 2 = 10 + 6 = 0। अब देखें 6 और 4 10, 10 - 10 किया तो कितना बच गया हमारे पास, 10 - 10 = 0। तो 0 = 0 आ गया। इट्स मीन कि ये वाला जो सॉल्यूशन है, जो -2 है, वो सॉल्यूशन है कि इसका x² + 5x + 6, ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन का क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर हम रूट्स की तरफ जाएं, रूट्स ज्यादातर क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होता है, यूज होता है। ये भी एक किस्म का क्या है, सॉल्यूशन है। बिल्कुल ये और ये क्या है, एक दूसरे सेम है। यहाँ पे क्या होता है, ये पॉलिनोमियल के अंदर ज्यादातर जब हम पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इफ द वैल्यू ऑफ x मेक्स द पॉलिनोमियल 0, अगर हमारे पास x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। जैसे हमारे पास यहाँ पे p ऑफ x क्या है, p ऑफ x दोबारा अगर हम क्या कर दें, यही -2 ले लें, क्या ले लें, -2 ले लें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जाएंगे तो 10 - 10 = 0 हो जाएगा। इधर हम -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6, तो हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से जाएगा तो आखिर पे क्या आएगा हमारे पास, 0। p ऑफ -2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो ये p ऑफ -2 जो है ये रूट है किस इक्वेशन का, x² + 5x + 6 का। क्यों, क्योंकि इसने क्या कर दिया, 0 फंक्शन कर दिया। अब इनके अंदर वैसे डिफरेंस एक और भी है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है इसमें हमारे पास = 0 के बजाय कोई और भी हो जाए,
क्या मतलब कि इक्वल टू 7 इक्वल टू 6 कोई भी अगर आ जाए तब भी हम ओ कह सकते हैं कि ये वाले इक्वेशन इसकी क्या है, सोल्यूशन है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हम सोल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन रूट के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉलिनॉमियल क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ये सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी हमारे पास आगे क्या होता है, 0 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमारे पास रूट और सोल्यूशन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जीरो ऑफ फंक्शन भी बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से इन एफ ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, एफ ऑफ एक्स के केस में यहाँ पे पी ऑफ एक्स के बजाय हम एफ ऑफ एक्स कर दें तो हमारे पास पी ऑफ -2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो -2 क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ फंक्शन। वो -2 हमारे पास क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ फंक्शन। इसी तरह हमारे पास ये -3 वाला भी जो है ये भी एक किस्म का जीरोज ऑफ फंक्शन है। इसके लिए सोल्यूशन है -2, इसके लिए रूट होगा -2 और -3, इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। लास्ट हमारे पास जो है एक्स इंटरसेप्ट हम यूज करते हैं किस केस में, ग्राफ केस में। किस केस में हम यूज करते हैं, ये भी क्या है, हम इसे रूट्स भी कहते थे ना, ये -3 और -2 हमने अभी यहाँ पे रूट भी है। इसी तरह ये इसको एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं। क्यों, जिस जगह पे हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। या तो इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट आर द पॉइंट। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ऐसा पॉइंट है ग्राफ के ऊपर वेयर इट क्रॉस एक्स एक्सिस, जो क्या करे, एक्स एक्सिस को क्या करे, क्रॉस करे। जब एक्स एक्सिस को ये वाला पॉइंट क्रॉस कर रहा है, जो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, -3 है, जैसा कि हमारे पास क्या है यहाँ पे -3। इस जगह पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 0 है। y की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, इसको हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहेंगे। और ये हमारे पास एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। हमने एक ही सेंटेंस दिया है, x² + 5x + 6। ये भी किसका है, x² + 5x + 6। इसमें हमारे पास कौन कौन से दो आए थे, -2 और -3, -2 और -3। यहाँ पे हमारे पास ये इसके क्या आए थे, सॉल्यूशन आए थे। इसके क्या आए थे, हमारे पास x की वैल्यू। अब x की वैल्यू -2 और -3 जब उसी केस में होगी जब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जब हमारे पास यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे क्या है, हमारे पास x की वैल्यू आई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, x इंटरसेप्ट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें उन्होंने पूछा है कैन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 रूट्स। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं, वाई और वाई नॉट। अगर हो सकते हैं तो भी बताएं क्यों, अगर नहीं हो सकते तो भी बताएं क्यों हो सकते। तो हमने इससे पहले भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, x का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो आपको अलजेब्रा के अंदर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उतने ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्या होता है, एक्सपोनेंट 2 होता है, तो इट्स मीन कि उसके क्या होते हैं, एक्सपोनेंट। उसके आंसर भी क्या आएंगे, हमारे पास सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी भी 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। तो इसकी रीजन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी डिग्री होती है, एक्सपोनेंट के ऊपर कितनी डिग्री है, 2 है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इन अलजेब्रा द इक्वेशन हैव डिग्री n। अलजेब्रा के अंदर किसी भी चीज की इक्वेशन जब n होगी, हैविंग n सॉल्यूशन, तो जितनी हमारे पास इक्वेशन, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, तो n की जगह क्या होगा, 2 आएगा, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 ही सॉल्यूशन होंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव हाईएस्ट डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो उसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसकी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है तो उसको लिखना काफ़ी मुश्किल है। तो उस वजह से आप क्या करें, अपनी बुक्स को निकालें और उसके ऊपर रीड करना स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ से रीड करता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर plans for rectangular ice skating rink that is 30 meter by 60 meter have to receive to double the area of playground by adding the strips of same weight to side and end of the area for rectangle। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक आइस स्केटिंग रिंक है,
तो उसका जो एरिया है, इनिशियल एरिया उन्होंने कहा है 30 मीटर बाय 60 मीटर। उन्होंने कहा है हमारे पास गिवन डेटा के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो इनिशियल एरिया है, एरिया हमारे पास इनिशियल एरिया उसको हम ए आई कह देते हैं, कोई भी कह सकते हैं आप, एरिया ऑफ स्ट्रिप्स भी कह सकते हैं। वो हमारे पास इनिशियल एरिया क्या है 30 बाय 60, 30 बाय 60, 30 इसकी आगे विड्थ आ गई और 60 इसकी क्या है लेंथ होगी। तो इसको अगर हम 6 3 18, 1800 हो गया। ये इसका क्या है 1800 मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या यूनिट होती है मीटर स्क्वायर हो गया। इनिशियल एरिया क्या है 30 मीटर बाय 60 मीटर। उन्होंने कहा है कि इसका एरिया क्या करना है डबल करना है, इसका एरिया क्या करना है हमने डबल करना है। तो फाइनल एरिया हमारे पास क्या होगा, फाइनल एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1800, यही बात है, विच इज इक्वल टू क्या हो गया 18 2 3600 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक प्लेग्राउंड है, आप प्लेग्राउंड ही समझ लें। उसका हमारे पास क्या था इनिशियल एरिया, हमारे पास क्या था एक रेक्टेंगल है, ये समझ ले क्या है रेक्टेंगल, देखने में स्क्वायर लग रहा है। तो उसका इनिशियल एरिया क्या था हमारे पास 1800 मीटर स्क्वायर। कितना था हमारे पास 1800 मीटर स्क्वायर था। उन्होंने कहा है कि इसका एरिया हमने क्या करना है डबल करना है। तो डबल हमने किया तो क्या हो गया 3600। लेकिन ऐसे ही डबल नहीं करना, बल्कि उन्होंने एक कंडीशन भी दी हुई है कि बाय एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ सेम वेट टू साइड एंड ऑफ द एरिया फ्रॉम द रेक्टेंगल। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से डबल करना है कि जितनी उसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं उतनी ही हमने क्या करनी है विड्थ भी उतनी ही क्या करनी है हमने इंक्रीज करनी है। ऐसा नहीं है कि इसकी थोड़ी लेंथ इंक्रीज करें इसको भी उस हिसाब से इंक्रीज, बल्कि अगर यहाँ पे जितना एरिया एक तरफ से इंक्रीज किया, इस साइड से जितने एरिया इसको इंक्रीज किया उतना ही हमने क्या करना है इस तरफ से भी क्या करना है इंक्रीज करना है। इधर से इधर का एरिया जो है वो हमेशा इसके और इसके क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो अब देखें पहले हमारे पास इनिशियल एरिया जो था हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 60 था, मतलब कि लेंथ हमारे पास क्या थी 60 मीटर थी और विड्थ हमारे पास क्या थी 30। अब यहाँ पे लिख भी देते हैं ये लेंथ हमारे पास क्या थी 60 मीटर थी और यहाँ पे ये विड्थ हमारे पास क्या थी 30 मीटर थी। अब हमने क्या करना है इसका एरिया हमने क्या कर दिया फाइनल एरिया जिसको इंक्रीज जब हमने किया तो इसकी लेंथ 60 मीटर से अब कितनी इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, जब किसी का आंसर ना हो हम एक्सपोज कर देते हैं कि इसकी लेंथ क्या है x है, तो यहाँ पे x लिखा है तो इट्स मीन यहाँ पे भी क्या लिखेंगे x ही लिखेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है सेम है। तो नाउ फाइनल हमारे पास फाइनल लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास अब क्या है 60 मीटर को हमने क्या करना है x के साथ क्या करना है प्लस करना है। तो हम लिख सकते हैं 60 प्लस x का होल मीटर भी लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो ना भी लिखो, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आगे क्वेश्चन के अंदर हमने इसको नहीं लिखना। इसी तरह हमने विड्थ को भी क्या किया x के साथ प्लस किया, तो हम फाइनल विड्थ भी लिख सकते हैं फाइनल विड्थ हमारे पास क्या होगी 30 मीटर है तो 30 प्लस हम क्या कर देंगे x कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देते हैं मीटर। तो अब हमने बताना है कि वो x की वैल्यू क्या है, क्या करना है हमने x की वैल्यू को बताना है कि कितनी है। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह था हमारे पास गिवन डेटा।
सॉल्यूशन के अगर हम अंदर हम अगर चलें तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे क्या था, लेंथ को मल्टीप्लाई विड्थ किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास एरिया आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरिया किसके इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ही होता है, यही बात है। यहाँ पे हम फाइनल एरिया हमारे पास क्या है 3600 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3600 इज इक्वल टू, अब लेंथ हमारे पास क्या है 60 प्लस एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 प्लस एक्स लिखेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं मल्टीप्लाई के बजाय क्या डाल रहा हूँ, ब्रैकेट डाल रहा हूँ। ब्रैकेट भी एक किस्म का क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। और यहाँ पे फाइनल वेट्स को के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 30 प्लस एक्स, तो 30 प्लस एक्स के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। हमने क्या किया, लेंथ और वेट्स को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा 3600 इज इक्वल टू, चलें जी अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 60 को मल्टीप्लाई 30 करें तो हमने 60 को मल्टीप्लाई 30 ऑलरेडी किया हुआ है, क्या होता है 1800 प्लस 60 को मल्टीप्लाई x करें तो कितना मिलेगा 60x प्लस x को मल्टीप्लाई 30 करें तो कितना मिलेगा 30x, x को मल्टीप्लाई x करें तो कितना मिलेगा x का स्क्वायर, कितना मिलेगा हमारे पास x का स्क्वायर। तो चलें अब आगे लिख लेते हैं। तो ये 3600 अभी फिलहाल अपनी जगह पे रखते हैं, इज इक्वल टू 1800 प्लस 60 प्लस 30 कितना होता है, 60 प्लस 30 कितना होता है 90 प्लस क्या हो गया x का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं 3600 को हम आगे ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इधर 0 बचेगा, तो हमारे पास 1800 माइनस 3600 प्लस 90 प्लस x का स्क्वायर प्लस 90x, सॉरी 60x प्लस 30x कितना होता है 90x होता है, 90x प्लस x का स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू 1800। अब यहाँ पे 1800 में से 3600 माइनस करें तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस 1800 बचेगा प्लस 90x प्लस x का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। अब सारी की सारी वैल्यूज को एक किस्म का हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, मतलब कि अरेंज करके लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया एक क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिली है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। तो चलें अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं। कंपेयर द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 90, तो हम 90 लिखेंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 1800, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 1800 ही लिखेंगे। तो चलें अब हमारे पास फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस इंटू बी की जगह क्या होगा 90 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह क्या होगा 90 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास क्या है माइनस 1800।
100 डिवाइडेड बाय क्या है 2a। 2a हमारे पास क्या है 1। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -90 अपनी जगह पे प्लस माइनस अंडर रूट अब 90 का स्क्वायर क्या होता है, चलें हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 90 मल्टीप्लाई 90 का स्क्वायर 90 मल्टीप्लाई 90 होता है, तो 8100 या 8100 भी हम कह सकते हैं। 8100 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1800 को मल्टीप्लाई 4 करें तो हमारे पास क्या आएगा 1800 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 7200 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 1 2। x इज इक्वल टू -90 प्लस माइनस अंडर रूट 8100 में 7200 को ऐड करें तो 7200 में हम ऐड कर देते हैं किसको 8100। फिर एक सेकंड गलत हो गया। 8100 प्लस 7200, तो ये होता है हमारे पास 15300 डिवाइडेड बाय 2। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -90 प्लस माइनस अंडर रूट 15300 किसके इक्वल आता है, अंडर रूट 15300 इक्वल आता है 123.69। तो हम इसे लिख सकते हैं 123.70 भी हम 69 है तो 70 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, x इज इक्वल टू -90 प्लस 123.70 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -90 माइनस 123.70 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 123.70 में से हम -90 प्लस 123.70, तो हमारे पास आता है 33.7 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आता है -213.7 डिवाइडेड बाय 2। तो देखा जाए तो ये वाली जो रकम है ये कौन सी, ये क्या है नेगेटिव रकम है। तो आया एरिया हमारे पास नेगेटिव होता है, नहीं होता। कोई कहे कि ये कमरा है, कमरे का एरिया नेगेटिव है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इट्स मीन कि इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, इसको क्या कर देते हैं हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ किस वैल्यू की तरफ जाएंगे इस वैल्यू की तरफ। इस वैल्यू को अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू 33.7 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 16.85। तो ये आई है हमारे पास क्या x की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आई है x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हमने लेंथ में भी ऐड करना है और विड्थ में भी ऐड करेगा, तो हमारे पास ओरिजिनल विड्थ और लेंथ हमें क्या होगी मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चले हम ऐड करते हैं। हमारे पास ओरिजिनल या फाइनल लेंथ क्या थी, फाइनल लेंथ हमारे पास क्या थी, फाइनल लेंथ हमारे पास क्या थी यहाँ पे 60 प्लस x, क्या थी हमारे पास 60 प्लस x। तो हम क्या करेंगे 60 प्लस x की हमारे पास वैल्यू क्या है 16.85। अब इसको अगर हम करें प्लस करें
16.85 को 60 के साथ तो हमारे पास आता है तकरीबन 76.85। क्या आएगी हमारे पास लेंथ, हमारे पास क्या आई है, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या आई 76.85। इसी तरह फाइनल वेट हमारे पास क्या आई है, वो हमारे पास क्या है 30 है ना, 30 इनिशियल पे थी, 30 प्लस x हुआ था, तो उसमें x हमारे पास x की वैल्यू क्या है 16.85 है, तो प्लस करते हैं 16.85 को, 16.85 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 30, ये हो गया 46.85 हो जाएगा। वेट हमारे पास क्या आ जाएगी 46.85। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या है 30 मीटर प्लस x था, उन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे 46.85। इसी तरह 60 मीटर प्लस x किया तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है 76.85 आ गई। ये हमारे पास क्या है लेंथ है और ये हमारे पास क्या है वेट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा वही एरिया आ जाएगा जो क्या है हमारे पास यहाँ पे 3600। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है कि इफ़ अ कार हैज़ इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एक कार है जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसकी एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ टाइम। हमने क्या करना है अमाउंट ऑफ टाइम को क्या करना है डिटरमाइन करना है। इफ़ इट टेक ट्रेवल 145 मीटर, अगर वो कितना ट्रेवल करता है 145 मीटर ट्रेवल करता है, तो हमने क्या करना है कितने मिनट के अंदर वो क्या करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब कि 145 मीटर कितने टाइम में वो क्या करेगा ट्रेवल करेगा। अगर उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर है पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो क्या है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए हम गिवन डेटा की तरफ जाते हैं। ये हमारा क्या है कौन सा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम गिवन डेटा लिखते हैं। सबसे पहले स्पीड है, स्पीड को वेलोसिटी भी कहते हैं, तो हम स्पीड लिखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड उसने कहा है तो वी आई इज इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह उसने कहा है एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह उसने कहा क्या हमने डिटरमाइन करना है टाइम को डिटरमाइन करना है, और इट ट्रेवल 145 मीटर, तो हमारे पास डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। हमारे पास वो क्या है 145 मीटर है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 145 मीटर। और फाइंड हमने क्या करना है टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और साथ में उन्होंने फार्मूला भी दिया हुआ है कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इनिशियल या वी आई टाइम प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्सेलरेशन टाइम का स्केल। ये लॉ ऑफ मोशन है आई गेस। तो चलें अब हम सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे वी आई भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। सिर्फ एक टी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या नहीं दिया हुआ टाइम नहीं दिया हुआ, जो हम सीधा क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ए टी का स्क्वायर।
चलें अब हम क्या करते हैं, इस सब के अंदर क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास 145 है, तो एस की जगह हम क्या पुट करते हैं 145 इज इक्वल टू वी आई हमारे पास क्या है 20 है, तो वी आई की जगह हम क्या पुट करते हैं 20। टी है आगे, टी की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो टी हम इसी तरीके से लिख देते हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ए एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। टी स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो टी स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये देखा जाए ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए डायरेक्टली, तो हमारे पास बचा क्या 145 इक्वल टू 20t प्लस टी का स्क्वायर। ये चीज़ें हमारे पास क्या हुई है बच गई हैं। अब हम इसको अरेंज करके अगर लिखें 145 उधर गया तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू, हम अरेंज करके भी साथ साथ लिख रहे हैं टी का स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 implies that t square plus 20t माइनस 145 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं हल करते हैं, और हम t की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है x नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है t एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर द इक्वेशन with standard form, with standard form। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ए किसकी इक्वल आया हमारे पास ए इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7, बी किसके इक्वल है 20 के, बी इज इक्वल टू 20 और c किसके इक्वल है c इज इक्वल टू माइनस 145, c इज इक्वल टू माइनस 145। तो चलें अब हम लिखते हैं इक्वेशन पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या है 7 है ना, 7 वेरिएबल है तो हम के लिए हम x इज इक्वल टू नहीं करेंगे बल्कि t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, माइनस यहाँ पे माइनस है, b हमारे पास क्या है 20 माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब के 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 7 है तो a की जगह हम 7 ऐड करेंगे, और c हमारे पास क्या है 20, c हमारे पास क्या है 20 डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास क्या है 7, तो 2 इंटू 7 हो गया। तो t इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस, अब हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर लेंगे, 20 का स्क्वायर। तो चलें कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर हम 20 को मल्टीप्लाई 20 करें तो हमारे पास क्या आएगा 400 आएगा, क्या आएगा हमारे पास 400। यहाँ पे हमारे पास आएगा 400 माइनस 20 को मल्टीप्लाई 7 करेंगे, फिर उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 20 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, तो ये आया हमारे पास 560 प्लस माइनस अंदर प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आ गया, तो 20 को मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 किया तो 560 आ गया, 560 डिवाइडेड बाय 7 2 जार 14, 7 2 जार 14। अब हम क्या करेंगे हमारे पास क्या आएगा t इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस, अब 400 में से 560 निकालें तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस 160, कितना बचेगा माइनस 160 डिवाइड में हमारे पास क्या है
14 है, डिवाइड में हमारे पास क्या है 14। तो नेक्स्ट हमारे पास आप देखते हैं, अब देखें ये -160 है, तो माइनस तो एक किस्म का क्या है, जब अंडर रूट के अंदर माइनस वाली रकम कोई आ जाए तो आपने समझ जाना है, तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है ना, ये तो सबको पता है। तो अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के, हम अयोटा डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। t इज इक्वल टू, पहले हम लिख लेते हैं -20 प्लस माइनस अंडर रूट 160, आगे चले एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं, अंडर रूट -1, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास क्या आया 40, डिवाइड में हमारे पास क्या आया 40। तो चलिए आगे हल करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 160 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 160 होता है, अंडर रूट 160 इक्वल होता है 12.649, तो हम लिख सकते हैं 12.6 ही लिख देते हैं, डिवाइडेड आगे क्या है अंडर रूट -1 है, तो अंडर रूट -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, अयोटा लिखेंगे, डिवाइड में क्या है 14, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 40। ये हो गया। t की अब हम दो वैल्यूज अलग अलग कर देते हैं, -20 प्लस 12.6 अयोटा डिवाइडेड बाय 40, और दूसरी हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी t की, t इज इक्वल टू -20 माइनस 12.6 अयोटा डिवाइडेड बाय 40। अब हमारे पास t इज इक्वल टू, अब बल्कि यहाँ तक ही काफ़ी है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -20 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 12.6 डिवाइडेड बाय 40, अयोटा a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। इसी तरह इधर भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 12.6 डिवाइडेड बाय 14 अयोटा। ये थी हमारे पास t की दो वैल्यूज़। ये आगे कटती भी हैं, तो आप काटना चाहे तो आप काट भी सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ से होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।